हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर देख रहे हैं स्पेक्ट्रम इंडियन हिस्ट्री, है ना। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो हम कौन सी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, कौन से पार्ट को पढ़ेंगे? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कल जो हमने स्टार्ट किया था वो ये था कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हमने पूरा कंस्ट्रक्ट करा है, तो वो उसके लिए सोर्सेज क्या थे। तो वो सोर्सेज हमने कल सारी देख ली थी। हालांकि उस चैप्टर में से ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, और जो आएगा वो हम आगे फिर से दोबारा उसको पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेक्चर सेकंड होगा, इसे हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो सारी ही चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि लेक्चर 1 लेक्चर 2, यहाँ पर आप चाहे तो बुक अपने साथ लेके बैठ सकते हैं, आपको सब चीज़ें उसमें से कवर मिल जाएंगी और यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है उस बारे में कि जब यूरोपियन पावर एक एक करके इंडिया में आएंगी, तो एडवेंट ऑफ द यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज। तो शुरुआत हम पुर्तगीज से ही करेंगे। अगर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोज़ एकदम टाइम पर अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि मैं डेली वीडियो को अपलोड करने के बाद वहाँ पर शेयर करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जैसे कि सामने है, द पुर्तगीज इन इंडिया। अब यहाँ से हमारी शुरू होती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो पुर्तगीज के बारे में देखिए, हम सबको पता है कि ये पुर्तगाल से आए थे और ये किस सिलसिले में आए थे? ये ट्रेड के लिए ही आए थे। अब देखेंगे इनके बारे में। ये यहाँ पर मैप दिया हुआ है, इस मैप को आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस पूरे मैप को आप देख लो, फिर बाकी हम जब देखेंगे ना इसको, जब नीचे थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वो सारे यहाँ पर जो ये मेंशन किए हुए हैं, ये सारी वो लोकेशन है जहाँ पर पुर्तगीज का रूल था। खासकर जैसे कि जो ये येलो वाले में है, तो ये यहाँ पर वो है, जैसे कि दीव दमन हो गया, दादरा नागर हवेली हो गया, इधर गोवा हो गया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, मतलब ये वो लोकेशन है जहाँ पर पुर्तगीज का रूल हुआ करता था कभी। और बाकी जो पर्पल वाली हैं वो हैं जहाँ पर फ्रेंच इंडिया का हुआ करता था। इधर इंडियन ओशन हो गई आपकी, और इधर बे ऑफ बंगाल हो गई। ये पूरा जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये पूरा आपको क्या है, जहाँ पर मतलब कभी ब्रिटिश इंडिया का रूल रहा करता था। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स का रूल रहा करता था। अब यहां पर देखते हैं द क्वेस्ट फॉर अ डिस्कवरी, द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया। अब यहां पर ऐसा क्या ही हुआ था कि जो पुर्तगाली थे उन्हें सी रूट को चुनना पड़ा भारत में आने के लिए। देखिए, अब आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर का 7th सेंचुरी में आके डिक्लाइन हो गया। द अरब स्टैब्लिश डोमिनेंस इन इजिप्ट एंड पर्शिया। अब जो अरब्स थे उन्होंने क्या स्टैब्लिश कर दिया? अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर दिया इजिप्ट और पर्शिया में, एंड लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। अब यहाँ से हुआ क्या, जो यूरोप और इंडिया के बीच में जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स थे ट्रेड के लिए, है ना, उनका आने जाने का जो रूट था वो ये इजिप्ट और पर्शिया वाला रास्ता ही था। अब यहाँ इजिप्ट और पर्शिया में रूल आ गया अरब्स का, तो यहाँ पर जो यूरोप और इंडिया के बीच का जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, टूट गया। Easy accessibility to Indian commodities like spices, calicoes, silk, precious stones were greatly affected। और ये सारी चीज़ें वो थी जो जिनका ट्रेड होता था। ठीक है ना। अब यहाँ से इन सब चीज़ों का, ये जितनी भी जो कमोडिटीज थी, ये सारी वो चीज़ें थी जो आपको इंडिया में मिलती थी और फिर इंडिया से बाहर जाते थे। जो ट्रेडर्स थे वो या तो उनको खरीद के लेके जाते थे, या फिर जो इंडियंस थे वो वहाँ पर इनको बेच कर आते थे। तो ये जो इंडियन कमोडिटीज़ हैं, इनका जो अभी बड़े इजीली जो एक्सेस कर पा रहे थे वहाँ पर यूरोप में रहने वाले लोग, अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। इन 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू द ऑटोमन टर्क। ठीक है, अब 1453 में जो ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये किसके हाथों में चला गया? ऑटोमन टर्क्स के हाथों में चला गया। एंड मेकिंग द रेड सी ट्रेड रूट अ ल्यूक्रेटिव स्टेट मोनोपोली फॉर इस्लामिक रूल। और यहाँ पर क्या बोल दिया अब कि जो ये रूट था, तो ये रूट तो था ही, लेकिन अब ये रेड सी जो रूट था जिसके थ्रू यूरोप से इंडिया तक का आना जाना हुआ करता था, अब इन्होंने जो ऑटोमन टर्क्स है, इन्होंने क्या कर दिया, अपनी मोनोपोली कर दी कि अगर यहाँ से निकलना है तो हमारे हिसाब से निकलना होगा, और ये हमारे स्टेट के अंदर आता है तो हमारी स्टेट मोनोपोली हो गई। तो ये पूरा इस्लामिक रूलर्स के अंडर चला गया ये रास्ता। अरब्स ऑल्सो कंट्रोल द लैंड रूट्स टू इंडिया। यहाँ तक कि भारत से आने जाने वाले जो रास्ते थे उनको भी इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। The 15th century spirit of the Renaissance in Europe led to increased prosperity and demand for a Oriental luxury goods। अब देखो हुआ क्या, अब यहाँ पर देखिए इनका जो ये ट्रेड रूट, कोई जो ये स्टेट मोनोपोली बोल रहे थे, ये यहाँ पर ऐसा नहीं था कि किसी को आने जाने नहीं दिया करते थे। अगर आना जाना है भी, यूरोप वाले अगर इस रास्ते से जा सकते हैं या आ सकते हैं, या तो इनको बीच में लूट लिया करते थे, या इन पे इतने हैवी टैक्सेस लगाते थे कि इन लोगों को कोई फायदा ही नहीं होता था। अब यहाँ से इंडिया से ये कुछ खरीद कर ले गए हैं, लेकिन जाएंगे तो इसी रास्ते थे, यहाँ से इनसे अच्छा खासा टैक्स ले लिया। अब भाई यहाँ पर जब ये यूरोप में जाके उस चीज़ को बेचेंगे तो ये उसे और तिगने चौगने दामों में बेचना है, तो यहाँ पर कोई उसे क्यों खरीदेगा इतनी महंगी चीज़ को। तो इसीलिए इनका जो एक
ट्रेड वाली जो बात थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी इस तरह से। अब यहाँ 15th सेंचुरी वाला टाइम ऐसा था जब यूरोप में एक ऐसा रेनेसा वाला पीरियड आया कि लोग जागरूक हुए। अब वो चाहते थे कि वो अपने यूरोप को या अपने जो भी काम है ना, उसमें एक प्रोस्पेरिटी लेकर आए, और वो ओरिएंटल लग्जरी गुड्स की बहुत डिमांड बढ़ गई। ओरिएंटल लग्जरी गुड क्या होते हैं, मतलब जो ईस्टर्न साइड पे जो बन रहे थे, ठीक है। और ईस्टर्न साइड में कौन थे, जैसे इंडिया हो गए या फिर साउथ एशिया हो गया, वहाँ पर जो भी है, तो वहाँ से जो प्रोडक्ट्स थे उनको ओरिएंटल लग्जरी गुड्स कहा गया है। अब इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई यूरोप में। अब प्रिंस हेनरी थे जो पुर्तगाल के, ध्यान रखना, प्रिंस हेनरी थे, ये पुर्तगाल के थे। निक नेम था नेविगेटर, है ना, इनका निक नेम क्या था, नेविगेटर। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया किसको, एक्सप्लोरेशन को। ये चाहते थे ज़्यादा एक्सप्लोर करें, है ना। द ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलेस इन 1494 डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन पुर्तगाल एंड स्पेन। अब देखिए एक ट्रीटी होती है 1494 में, और इस ट्रीटी में होता क्या है, जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था, है ना, वो क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कर देता है। एक तरफ पुर्तगालीज हो जाते हैं और दूसरी तरफ स्पेन, और अपनी इमेजिनरी लाइन किसे बनाते हैं, अटलांटिक के अंदर अपनी एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं कि इससे इधर पुर्तगाल और दूसरी साइड क्या हो गया, स्पेन हो गया। पुर्तगाल कुड क्लेम एंड ऑक्यूपाई एवरी ईस्ट ऑफ द लाइन। अब देखिए ये लाइन है ना, अब इधर पुर्तगाल हो गया, मान चलिए इधर स्पेन हो गया। पुर्तगाल ने क्या कहा कि हमारे अंडर कौन सा एरिया आएगा, जो ईस्टर्न साइड में, इधर जाके कौन ट्रेड करेंगे, हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। जबकि जो स्पेन है उसने क्या क्लेम करा कि जो वेस्टर्न साइड है वो उनका है, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में ये एक ट्रीटी हो गई। अब इससे पहले कि ये देखिए कि भारत के अंदर पहले कौन आया, है ना, पहला कौन सा पुर्तगाली आया, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। द वाइसरॉय ऑफ पुर्तगीज पोजेशन इन इंडिया। अब देखो यहाँ पर जब पुर्तगीज आ गए थे भारत में, तो उसके बाद उन्होंने भारत में अपने जो वाइसरॉय हैं उनको भी अपॉइंट करना शुरू कर दिया। इसके बीच में भी हम जानेंगे कि शुरुआत कैसे होती है ना, उस चीज़ को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसी को देखेंगे। तो भारत में जो पुर्तगालीज थे उन्होंने अपने वाइसरॉय को यहाँ अपॉइंट कर दिया, और वो वाइसरॉय कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अपोज्ड establishing a territorial empire in India, preferring that Portuguese maintain supremacy at sea and limit their activities to purely commercial transaction। और यहाँ पर जो पुर्तगीज थे उन्होंने सोचा कि भैया ये ज़मीन वाला जो लैंड वाली बात है वो तो हम संभाल ही लेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप को सी में अपने आप को सुप्रीम कर दें। अगर सबसे अच्छी नेवी हमारी होगी, सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हमारा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम प्योरली कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं, क्योंकि कोई किसी और को वहाँ पर आने ही नहीं देंगे, है ना। दिस इज नॉन एट द ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसी को क्या कहा गया, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सुप्रीम दिखाया कहाँ पर, सी में। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पुर्तगीज इंटरेस्ट, किंग Ferdinand I of Portugal appointed 3-year governor in India and provided him with sufficient troops in 1505। अब जो ये काम था पुर्तगीज को प्रोटेक्ट करने का, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम, ये पुर्तगाल में जो उस टाइम पे किंग थे उनको बड़ा पसंद आया। और उनको पसंद क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर भारत से कोई फ़ायदा हो रहा है और फिर वो जो लोग हैं वो वापस वहाँ जा रहे हैं, पुर्तगाल जा रहे हैं, वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा कुछ बेच रहे हैं, तो उससे फ़ायदा तो किसको हो रहा है, फ़ायदा तो भाई जो पुर्तगाल देश है उसी को हो रहा है ना। तो उन्हें लगा कि हाँ भाई हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पर इंडिया में अपना गवर्नर भेज दिया और कहा जो तुम्हें चाहिए, जो भी सफिशिएंट ट्रूप्स तुम्हें चाहिए हम भेजेंगे। तो 1505 में इन्होंने अपने गवर्नर को भारत में भेज दिया। बाय कॉन्क्वायरिंग एडन और मलक्का, द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वर टास्क्ड विद स्ट्रेंथनिंग द पुर्तगीज पोजीशन इन इंडिया। अब देखो जब भाई फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को जब इंडिया में भेज दिया, है ना, जब सुना कि भाई वो ऐसे करना चाहता है, अब यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जब भारत आया तो एडन और मलक्का सबको जीत लिया, यहाँ पर सबको कॉन्क्वायर कर लिया। अब उसका जो टास्क था अगला वो क्या था कि पुर्तगीज की जो पोजीशन है भारत के अंदर अब वो स्ट्रॉन्ग करनी है। और यहाँ से जो मुस्लिम्स है ना, मुस्लिम से ये खासकर चिढ़ते थे, क्योंकि ये मुस्लिम ही तो थे, जो पहले जो अरब्स थे ये भी तो मुस्लिम ही थे, जो इनका रास्ता रोक के बैठे थे, जिसकी वजह से इन्हें पूरा नया सी रूट ढूंढना पड़ा। तो ये इनसे बड़ा चिढ़ते थे। अब वो मुस्लिम चाहे भारत के अंदर हो चाहे भारत से बाहर हो, इनकी हर जगह दुश्मनी उनसे रहती थी। Only 8 ships left when Francisco de Almeida arrived at Cochin on October 31st, 1505. ठीक है? And while he was there, he discovered that Portuguese trader at Quilon had been massacred, and he sent his son Lawrence with six ships to attack Quilon harbor, where they indiscriminately sank Calicut boats। अब यहाँ पर देखो होता क्या है ना, यहाँ इस चक्कर में ना यहाँ इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि इसका जो खुद का बेटा होता है ना उसको भी मार दिया जाता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रखना कि पहला ये गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जो ब्लू वाटर पॉलिसी को लेकर आया था। ये सब आप छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए पॉलिसी क्या थी, जो पॉलिसी थी ब्लू वाटर, है ना, इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं।
तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एम टू स्टैब्लिश पुर्तगाल मैरिटाइम नेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन फोकसिंग ऑन एक्सपेंडिंग पुर्तगीज इन्फ्लुएंस एंड ट्रेड। तो देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी को लाने का जो मेन हम कह सकते हैं एक मोटिव था वो यही था कि किस तरह से वो अपने आप को क्या कर दे, एकदम सबसे आगे ले आए। अपनी जो पुर्तगाल की जो पावर है, पुर्तगीज जो पावर है, वो ना केवल भारत में बल्कि लैंड रूट से आगे भी जाए। जिनका ट्रेड है वो इंडियन ओशियन में भी फैले, है ना, उसको पूरी तरह से सिक्योर कर ले, अपने नाम कर ले। ये मान लो इन्होंने बड़ी सक्सेसफुली क्या कर लिया, गोवा को अपने अंडर ले लिया फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। और कब लिया अपने कंट्रोल में, तो 1510 में। किससे लिया, तो सुल्तान ऑफ बीजापुर से लिया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद अब अगले गवर्नर कौन आएंगे, उनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, हु बिकेम द पुर्तगीज वाइस रॉय इन इंडिया इन 1509। पहले वाले कब आए थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो 1505 में आए थे। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद कौन आया, तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आया। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की थी। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, ये कब बने नए वाइस रॉय, तो 1509 में बने। गोवा लेटर बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ पुर्तगीज सेटलमेंट इन इंडिया। अब देखिए गोवा को ही बाद में पुर्तगालियों ने अपना क्या बना लिया, हेडक्वार्टर बना लिया। एंड पुर्तगीज नेवी डोमिनेंस एंड कंट्रोल ओवर कोस्टल रीजन प्लेड अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग पुर्तगीज पावर इन इंडिया। और यहाँ पर इनकी मेहनत बड़ी रंग लाई भाई। जो ये चाहते थे अपनी नेवी को एकदम से पूरे उसमें ओशन में फैलाना, इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा सुप्रीम लेवल पे लेकर आना, वो सारी चीज़ें इनकी कामयाब हुई। और जो पुर्तगीज पावर थी इस तरह से भारत में बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ चढ़ के और हमें दिखने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। अब ट्रेडिंग से लेके आए किस लिए थे ये, कि हमें ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेड के साथ साथ अब धीरे धीरे ये रूल करना कैसे शुरू करेंगे वो हम चीज़ें देखेंगे। तो अब एक तरह से अब ये शुरू होगा। ट्रेडिंग के लिए देखिए सबसे पहले कौन आए थे, तो सबसे पहले आए थे वास्को ड गामा, ठीक है ना। वास्को ड गामा किसके साथ आए थे, तो एक गुजराती पायलट के साथ आए थे जिसका नाम था अब्दुल माजिद, ठीक है। और यही इनको कैलिकट लेकर आया था कब, मई 1498। द रूलर ऑफ कैलिकट वॉज जमोरियन। और जिस टाइम पे जो वास्को ड गामा है, जब ये भारत में आए थे, कैलिकट पोर्ट पर आए थे, तो यहाँ पर उस टाइम पे जो कैलिकट का रूलर था वो कौन था, जमोरिन। और जमोरिन का दूसरा नाम समुद्री भी था, समुद्री, है ना। और ये वास्को ड गामा भारत कब आए, तो 1498 में आए थे। किसके साथ आए थे, तो गुजराती पायलट अब्दुल माजिद के साथ आए थे। कब आए थे, तो मई 1498 में आए थे। वेलकम किसने किया था, जमोरियन ने किया। Arab traders had a profitable business on the Malabar coast, along with participants from the India, Arabs, Africans from the East Coast, Chinese, Japanese, and they deal with the Pedro Alvarez Cabral for the spice trade. आफ्टर नेगोशिएशन द पुर्तगीज स्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट कैलिकट। अब देखो इसमें तो बता दिया कि वास्को ड गामा आया। उसके बाद यहाँ पर बता रखा है सेकंड पॉइंट में कि जब पुर्तगाली भारत में आया था, जब वास्को ड गामा आया था, तो ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे भारत का किसी के साथ ट्रेड नहीं चल रहा था, बल्कि भारत का और दूसरी जो कंट्रीज थी उनके साथ भी ट्रेड था। जैसे कि इंडिया में अपना खुद का ट्रेड होता था, अरब्स के साथ भी था, अफ्रीकन के साथ भी था, है ना, चाइनीज, जापानीज, इन सब के साथ इंडिया अच्छा खासा डील करता था। और यहाँ पर फिर पेड्रो एल्वराज जो कैब्राल है ना, इन्होंने भी ट्रेड किया था, ये भी पुर्तगाली थे, इन्होंने ट्रेड किया था स्पाइस का। आफ्टर नेगोशिएशन, अब काफ़ी सारे नेगोशिएशन होती है कुछ साल बाद, मतलब टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों को होने में। और ये पुर्तगाली क्या चाहते थे कि सबको हटा के ना हम अपना रूल कर लें, यहाँ पर जो मोनोपोली है वो हमारे चले स्पाइस और के ऊपर या फिर इंडिया के ट्रेड के ऊपर। और काफ़ी ज़्यादा फिर बातचीत के ऊपर कुछ राजा वगैरह को, इन्होंने किंग वगैरह को अपने झांसे में लिया और इन्होंने क्या कर दिया, कैलिकट में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर दिया। कब कर दिया, 1500 में कर दिया। देख रहे हो ना, 1498 में आए और फिर आते रहे, और उसके बाद 1500 में क्या करा, अपनी जो फैक्ट्री है वो स्टैब्लिश कर दी, ठीक है। और वास्को ड गामा ऑल्सो सेटअप ट्रेडिंग फैक्ट्रीज। और जो वास्को ड गामा है उसने भी अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करा, कहाँ पर, कन्नूर में और कोचिन में, विच बिकम इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर द पुर्तगीज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर थी किसके लिए, पुर्तगीज के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, दिख रहा होगा आपको कि ट्रेड करने आए, धीरे धीरे इनके मन में लालच आता गया। बाकी सबसे ये यहाँ पर ये मुस्लिम्स को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे, इनको हटाना चाहते थे, और यहाँ के ट्रेड पे, इंडिया के ट्रेड पे अपनी मोनोपोली चाहते थे। और इसी को यहाँ पर, इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पर अपनी जो फैक्ट्रीज है उसको स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। तो पहली फैक्ट्री अगर कोई पूछता है आपसे तो कब स्टैब्लिश की गई, तो वो कैलिकट में की गई। और कब की गई, तो 1500 में की गई। और वास्को ड गामा ने कन्नूर और कोचिन में भी करी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है ना, इनको पहचान लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। आगे देखते हैं इनके बारे में। देखो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इन 1505 द किंग ऑफ पुर्तगाल, ध्यान रखना 1505 में जो किंग थे पुर्तगाल के, उन्होंने इनको अपॉइंट करा भारत में, कितने साल के लिए, 3 सालों के लिए यहाँ पर। और कहा कि ठीक है, पुर्तगीज के इंटरेस्ट में जो भी आप कर सकते हो, या उसके लिए आपको जो भी मदद चाहिए हम आपको करेंगे। ये भी चले गए। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर
was asked to consolidate the Portuguese power in India, we can say position in India, and destroy Muslim trade by seizing Aden, Hormuz and Malacca. अब यहाँ आके इन्होंने क्या करा, जो पुर्तगीज की जो पोजीशन थी भारत में उसको कंसोलिडेट करा, मुस्लिम्स को डिस्ट्रॉय करा, उनके ट्रेड को डिस्ट्रॉय करा. कैसे? उनके जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो जगहें थी, जैसे कि एडन हो गया, ऑर्मूज हो गया, मलक्का हो गया, ये सारी जगहों को क्या करके कंक्वायर करके. ही वॉज ऑल्सो एडवाइज टू बिल्ड फोर्टेस एट अंजदीवा, कोचिन, कन्नूर, किलवा. ठीक है. और यहाँ पर इन्होंने जो ये फोर्ट्रेस वगैरह थे इनको भी क्या कर लिया इन्होंने, इनको भी कुछ को बनवाया, कुछ को यहाँ जो पहले थे उनको कब्जा कर लिया, है ना. तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को यहाँ पर पूरी तरह से सेटल कर लिया. अब आते हैं अल्फोंसो डी अल्बुकर्क. तो इनको भी देख लीजिए, ये तो थोड़े थोड़े ऐसे लग रहे हैं सब वो थे मुगल टाइम के जो किंग्स वगैरह थे. अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में पढ़ते हैं. तो ये रियल फाउंडर माने जाते हैं, पुर्तगाली जो पुर्तगीज पावर है ईस्टर्न साइड पे उसके रियल फाउंडर माने जाते हैं. तो क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन द ईस्ट, है ना, इस तरह से पूछा जा सकता है. तो ध्यान रखना कि रियल फाउंडर कौन थे, तो वो थे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क. इन ईस्ट अफ्रीका पुर्तगीज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द रेड सी एट ऑर्मूज इन बालाबार, मलक्का. तो ये इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर पूरा का पूरा रेड सी, ऑर्मूज, मलक्का ये पूरा कंट्रोल कर लिया था. जो प्रिंसिपल पोर्ट था सुल्तान ऑफ बीजा, ये भी कौन थे, ये भी एक गवर्नर ही थे पुर्तगीज के. ठीक है ना. और ये भारत में इनको अपॉइंट किया गया था. कब अपॉइंट किया गया था ये आपको ध्यान रखना है. तो इनको अपॉइंट किया गया था नवंबर 1529 में इनको अपॉइंट किया गया था. एंड ऑलमोस्ट 1 ईयर लेटर शिफ्टेड टू द हेडक्वार्टर ऑफ पुर्तगीज गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा. और इन्होंने क्या करा, गोवा में जो हेडक्वार्टर्स थे उनको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया. पहले कहाँ पर था, कोचिन में थे हेडक्वार्टर्स, फिर इन्होंने गोवा में शिफ्ट कर दिए. पूछा जा सकता है कि किसने गोवा में शिफ्ट करे, तो नीनो दा कुन्हा ने. बहादुर शाह ऑफ गुजरात ड्यूरिंग हिज कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल एम्पायर Humayun secured help from the Portuguese by ceding to them in 1534 the island of Bassein with its dependency and revenue. He also promised them a basin due. अब यहाँ पर देखो एक नया जो ट्विस्ट आएगा वो ये है कि गुजरात में उस टाइम पे बहादुर शाह का रूल था. अब बहादुर शाह का उस टाइम पे लड़ाई झगड़ा किससे चल रहा था, जो मुगल एम्परर हुमायूं थे उनसे चल रहा था. तो आप समझ सकते हैं कि पुर्तगाली जो थे वो कितने पहले भारत में आ गए थे जब हुमायूं का रूल था. अब यहाँ पर बहादुर शाह गुजरात को हुमायूं से काफी खतरा था, तो इन्होंने मदद मांगी किससे, पुर्तगीज से मदद मांगी. और क्या कहकर, मतलब ये नीनो दा कुन्हा है ना, यही थे उस टाइम पे, इन्होंने इनसे मदद मांगी. और क्या कहा कि मैं आपको क्या दे दूंगा, जो आइलैंड ऑफ बसीन है वो दे दूंगा, और जो दीव है उसके लिए भी प्रॉमिस कर दिया वो दे दूंगा. बहादुर शाह रिलेशन विद द पुर्तगीज बिकम सॉर व्हेन हुमायूं विड्रॉ फ्रॉम गुजरात इन 1536. अब ये बहादुर शाह इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने पुर्तगीज पहुंच गए मदद के लिए कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे. अब जैसे ही हुमायूं से, जब बहादुर शाह को लगा कि मैं हुमायूं से बच गया, इसने क्या करा, इसने चालबाजी दिखाने की कोशिश करी और इसने अपने रिश्ते किससे बिगाड़ लिए, पुर्तगीज से बिगाड़ लिए, है ना, हुमायूं के गुजरात छोड़ते ही. क्योंकि इसे लगा कि अब तो वो तो भाग गया और इनको मैं संभाल लूंगा. ये भूल गया था कि कितनी चालू चीज़ है ये लोग. फेवरेबल कंडीशन फॉर पुर्तगीज. अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि पुर्तगीज के लिए क्या क्या कंडीशन थी, मतलब जो उनके हित में थी. गुजरात रूल्ड बाय द पावरफुल महमूद बेगरा एंड द पुर्तगीज हैड कैनन प्लेस्ड ऑन देयर शिप्स. ठीक है, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर सकते हो. और इस तरह से जो पुर्तगाली थे इनको बड़ा फायदा मिल गया, है ना, अपनी पहचान का इंसान मिल गया, उसको झांसे में ले लिया. ऊपर से इनके पास बड़े बड़े जो उनके शिप्स थे उन पर बड़ी बड़ी कैनन्स लगी थी, और इंडिया में तो कैनन्स वगैरह किसी कुछ पता ही नहीं था. तो इस तरह से इनकी कुछ चीज़ें थी जो पुर्तगालियों को फायदा पहुंचा रही थी. अब बात करते हैं पुर्तगीज स्टेट की. 60 miles of coast around Goa, the Portuguese established military post and settlement on the east coast at सेंट थोम इन चेन्नई एंड नागापट्टिनम इन तमिलनाडु. अब देखो पूरा पुर्तगाल ने पूरा मन बना लिया था कि भारत को छोड़ के जाना ही नहीं है. जो गोवा का कोस्ट वाला एरिया था उसे 60 माइल्स तक, कोस्ट वाले एरिया के आसपास जो 60 माइल वाला एरिया था उसको पुर्तगीज ने क्या कर लिया था, अपनी मिलिट्री पोस्ट, है ना, सेटलमेंट वहाँ पर पूरा का पूरा जमा लिया था, जिससे कि कोई भी वहाँ पर इन्हें हटा ना सके या इनके काम को नुकसान ना पहुँचा सके, या कोई और वहाँ पर दूसरी पावर आके उस जगह को कंक्वायर ना कर ले. ठीक है, जैसे कि सेंट थॉम हो गया चेन्नई में, नागापट्टिनम, इसके आसपास का जितना भी कोस्टल एरिया था सब पे पुर्तगीज ने अपना रूल जमा लिया था. ट्रीटीज वर साइन बिटवीन गोवा एंड डेक्कन सुल्तान्स 1570. इनकी कुछ ट्रीटीज भी होती हैं गोवा और डेक्कन सुल्तान्स के बीच में. पुर्तगीज ऑलवेज हैड अ रोल टू प्ले इन अ सक्सेसिव बैटल फॉर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन विजयनगर एंड डेक्कन सुल्तान, बिटवीन द डेक्कन एंड द मुगल, बिटवीन द मुगल्स एंड द मराठा. जब भी इन पावर्स के बीच में झगड़े होते थे, ये जो पहले से भारत में थी, जैसे कि डेक्कन के रूलर्स हो गए, मुगल के बीच में कोई बैटल हो गई, या विजयनगर या फिर डेक्कन के सुल्तान्स में कोई बैटल हो गई, ये जो पुर्तगीज थे ये हमेशा उनके बीच में घुसते थे, है ना, हमेशा, और खुद अपना फायदा करवा लिया करते थे. और उनको रूलर्स को लगता था कि हमारी
हेल्प के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये हेल्प के लिए नहीं बल्कि ये उनको और ज़्यादा लड़वाने के लिए आ जाया करते थे और खुद भले बन के निकल जाते थे, ऐसे करते थे ये। तो ये यहाँ पर क्या करते थे, फूट डालने का काम करते थे बहुत ज़्यादा। तो ये था पुर्तगीज स्टेट के बारे में कुछ। अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, द वेड्रो डा फिजेंडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवेन्यूज एंड कार्गोज एंड डिस्पैच ऑफ फ्लीट्स, ठीक है। और रिलीजियस पॉलिसीज़ की बात करें तो ये मुस्लिम्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और ये क्या करते थे, ये कुछ ना कुछ करके ये चाहते थे कि जो क्रिश्चियनिटी है ना उसको ये क्या करें, उसको प्रमोट करें। पुर्तगीज लूज फेवर विद द मुगल्स। अब जो पुर्तगीज थे उन्होंने कैसे मुगलों से, जो उनका थोड़ा बहुत पहले जो मुगल थे वो उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन फिर वो उनका जो सपोर्ट सिस्टम था वो कैसे छिन गया, क्योंकि ये इन्होंने कर दी थोड़ी बदतमीजी। 1608 में हुआ क्या, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे वो अपने शिप के साथ आए और उनके शिप का क्या नाम था, हेक्टर, है ना। और ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है ये अपने शिप हेक्टर के साथ कहाँ पहुंचे, सूरत पहुंचे। जहांगीर अपॉइंटेड हिम एज अ मनसबदार, है ना, और जहांगीर इनसे खुश होके और इन्हें मनसबदार बना दिया, 400 मनसबदार बना दिया, और सैलरी कितनी थी, 30,000। इन नवंबर 1612 एक इंग्लिश शिप आया ड्रैगन, जिसमें कौन आए, कैप्टन बेस्ट आए, एंड अ लिटिल शिप ओजिएंडर सक्सेसफुली फॉट अ पुर्तगीज फ्लीट, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ये इंग्लिश शिप था ड्रैगन, है ना, इसमें जो कैप्टन बेस्ट आए थे, इन्होंने क्या करा, पुर्तगीज का जो फ्लीट था उसको हरा दिया। क्योंकि ये पुर्तगीज थे ना, अब ये क्या कर रहे थे कि ये इन्होंने ना जो पायरेसी होता है ना करना, वो शुरू कर दिया था, जो समुद्री डाकू वगैरह होते हैं। अब उसमें मुगलों को कोई सामान जा रहा है, ये उसको भी चोरी चकारी में लग रहे हैं ना, और जो मुगल्स हैं उनके काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इस तरह से शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो मुगल्स थे वो भी इनसे परेशान हो चुके थे, वो खुद चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हटे। अब वो काम किसने कर दिया, वो इंग्लिश ने वो काम शुरू कर दिया। तो इस तरह से इंग्लिश के आते ही जो पुर्तगीज का जो फेवर थोड़ा बहुत मिल भी रहा था मुगल से, वो पूरी तरह से क्या हो गया, बंद हो गया। कैप्टन ऑफ हुगली, क्योंकि अब तक ट्रेड करने के लिए इंग्लिश आ गए। अब ऐसा तो था नहीं कि जो इंडियंस थे वो सिर्फ इन पुर्तगालियों पे डिपेंड थे कि भाई यही हमसे ट्रेड वगैरह करेंगे। अब देखते हैं कैप्चर ऑफ हुगली। तो बेस्ड ऑन एन इंपीरियल फरमान 1579, the Portuguese had settled down on a river bank which was a short distance from Satgaon in Bengal and later migrated to Hooghly. फरमान के बाद जो पुर्तगाली थे, मतलब जो पुर्तगीज थे, वो सेटल डाउन हो गए कहाँ पर, जो सतगांव बंगाल था, और फिर बाद में वो हुगली पर चले गए, ठीक है, माइग्रेट हो गए। बाद में फिर 1632 में क्या होता है, जो हुगली है उसे सीज कर लिया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो बंगाल के गवर्नर है वो कौन बन गए थे, तो कासिम खान बन गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये देखो अब डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज। अब जो पुर्तगीज है उनका डिक्लाइन कैसे होता है। अब यहाँ पर कुछ पावरफुल डायनेस्टीज आ गई थी इजिप्ट में, पर्शिया में, नॉर्थ इंडिया में, एंड द राइज ऑफ द टर्बुलेंट मराठास एज देयर इमीडिएट नेबर्स, है ना। अब यहाँ पर इंडिया में उस टाइम पे पावर जो बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के आ रही थी वो थी मराठास की, और मराठास और पुर्तगीज के बीच में कुछ खास नहीं बन रही थी। द यूनियन ऑफ द टू किंगडम्स ऑफ Spain and Portugal in 1580 to 81 digging the smaller kingdom into Spain war with England। ऊपर से यहाँ पर ना इंग्लैंड और स्पेन में कर में वॉर वगैरह चल रही थी, तो इनका जो पुर्तगाली थे इनका वहाँ पर भी ध्यान जा रहा था, जिससे कि जो इंडिया के अंदर जो पुर्तगियों की जो मोनोपोली है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर इंग्लैंड और क्या चल रहे थे, इनके जो दूसरे जो पुर्तगाल वगैरह थे स्पेन के, उनके साथ झगड़े चल रहे थे। तो असर तो देखने के लिए भारत में भी मिल रहा था इनका। The religious policies of the Portuguese gave rise to political fear and dishonest trade practices। अब ये चीज़ों ने क्या कर दिया, पुर्तगालियों के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठा दिया, क्योंकि जो इंग्लिश है उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। दे अर्न आर नोटोरिटी एज अ सी पायरेट्स। ऊपर से मैंने आपको बताया कि इन्होंने भाई पायरेसी करना शुरू कर दिया, पायरेट्स बन गए ये। तो अब ऐसे लोगों को कौन पसंद करेगा। तो इंडिया में किसी को भी, मतलब कोई भी इनको फेवर करना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको पता था कि पुर्तगाली ऐसे हैं ये कि यहाँ पर तो ये लूट ही रहे हैं, लेकिन इनका कुछ भरोसा नहीं कि मतलब ये आगे चल के किसको धोखा देते हैं। Goa, which remained with the Portuguese, had lost its importance as an important after the Vijayanagar Empire fall। इनका जो पुर्तगीज का जो पोर्ट था बड़ा इंपॉर्टेंट गोवा, ये भी बस तब तक ही बहुत ज़्यादा प्रस्पेरस रहता है जब तक विजयनगर एम्पायर होता है। जैसे ही विजयनगर एम्पायर का फॉल होता है, जो गोवा है वो भी अपनी जो इंपॉर्टेंस होती है उसको खो बैठता है। उसके बाद मराठा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जो मराठा हैं वो उन्होंने गोवा को इन्वेड कर दिया। गोवा इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब गोवा को भी इन्वेड किसने कर दिया, तो मराठास ने कर दिया 1683 में। अब यहाँ धीरे धीरे और क्या हुआ, पुर्तगालियों की पावर जो डिक्लाइन हो रही थी उसके और रीजन क्या थे कि डच भी आ गए, इंग्लिश ने भी अपना जो कमर्शियल जो काम था, जो ट्रेड वगैरह थे वो स्टार्ट कर दिया। अब उनका भी एम्बिशन क्या हो गया, भाई भारत में रुक के अच्छे से ट्रेड करना है हमें। डाइवर्जन टू द वेस्ट ड्यू द डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। ऊपर से कुछ पुर्तगाली जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया था, उस टाइम पे डिस्कवरी हुई थी ब्राजील की, तो इनका अभी तो ये ईस्ट की तरफ ही आ रहे थे बस, अब ये इन्हें इधर भी कुछ जगहें मिल गई है ना जो उनके काम की है, तो इनका ध्यान इधर भी लग गया है ना। और इधर बहुत सारा कॉम्पिटिशन था, तो इसलिए इनका ध्यान इधर से इन्होंने हटा लिया, इतना ध्यान नहीं रखा कि भाई इधर चलते हैं, इधर थोड़ा ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इसलिए भी जो पुर्तगालीज है उनका भारत के अंदर क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा इस तरह से। ओके,
अब इनके बारे में कुछ अच्छी बातें पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्तुगीज, मार्क द एमरजेंस ऑफ नेवल पावर। देखिए नेवल पावर को सबसे ज़्यादा एक बहुत ही अच्छे लेवल पे जो लेकर गए थे वो ये पुर्तगीज ही थे। इनसे पहले किसी की जो नेवी थी, है ना, और हम कह सकते हैं जो नेवल पावर थी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी इनकी थी। पुर्तगीज शिप्स कैरिड कैनन्स, साथ में इनकी जो शिप्स थी वो भी कोई ऐसे नॉर्मल शिप्स नहीं होती थी, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने इनको बनाया था। उसमें बड़ी बड़ी तोपें भी रखी होती थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी शिप्स थी जो पहले कोई और किसी ने, किसी डायनेस्टी ने, किसी रूलर ने, है ना, किसी ने भी ऐसी जो शिप्स वगैरह वो नहीं बनाई थी। इसीलिए इनके पास नेवल पावर अच्छी थी, शिप्स अच्छे थे, इसलिए तो ये क्या हुआ, इंडियन ओशन में इन्होंने अपनी पावर को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर पाई है। थर्ड है यहाँ पर पुर्तगीज ऑनशोर सिग्निफिकेंट मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन वो द सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री स्पेनिश मॉडल। इनकी जो इन्फेंट्री थी, है ना, जो इनका मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन था वो किस पे बेस्ड था, वो स्पेनिश मॉडल पे बेस्ड था जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1630 में। मास्टर ऑफ इम्प्रूव टेक्निक एट सी, इनका विश्वास था कि मतलब जो अगर सी के अंदर आपको एक लंबे टाइम तक रुकना है तो आपको मास्टर बनना पड़ेगा टेक्निक्स में, है ना, आपको नई नई टेक्निक्स को लाना पड़ेगा, उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ें थी जो अभी तक इनको टिकाए रखा। इन्होंने गलत काम यही करा कि यहाँ पर पुर्तगालियों ने ज़्यादा लालच के चक्कर में, ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड करने के चक्कर में, ज़्यादा हम कह सकते हैं ना भारत को लूटने के चक्कर में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने पायरेसी शुरू कर दी। अब गलत काम करोगे तो भी कौन आपको सपोर्ट करेगा, और भारत में रह रहे हो, भारत का ही खा रहे हो, यहीं से आपका वहाँ चल रहा है, पुर्तगाल में सब कुछ अच्छा चल रहा है और यहीं के लोगों से ये दुश्मनी कर रहे हैं। यहाँ तो बल्कि इनको सबके साथ एकदम प्यार भावना से रहना चाहिए था, है ना, एक ब्रदरहुड दिखाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने ये सोचा जल्दी जल्दी यहाँ से लूटो, ले जाओ और यहाँ पर सब पे कब्जा जमा लो, सबको अपने कंट्रोल में रखो। और ऐसा इनका ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, क्योंकि जो दूसरी और इंग्लिश पावर, जो दूसरी यूरोपियन पावर्स थी वो भी यहाँ पर ट्रेड करने आ रही थी और वो धीरे धीरे किसके फेवर में आ रही थी, जो यहाँ पर रहने वाले रूलर है उनका फेवर मिल रहा था उनको लगता था ये यूरोपियन ज़्यादा अच्छे हैं, हम इनके साथ ट्रेड करेंगे, जो पुर्तगाली उनके साथ नहीं करेंगे, वो तो हमें लूट लेते हैं। तो इस तरह से जो पुर्तगाली थे उनका डिक्लाइन हुआ। ये हमने उनकी कुछ अच्छी चीज़ें भी पढ़ ली। हमारी जो नेक्स्ट पावर आएगी वो रहेगी डच। हम डच के बारे में पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लेक्चर में इतना ही। आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तब भी बताना, बुरा लगा तब भी बताना। कुछ कमी है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।